नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसके सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी के प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन 10 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए या फिर तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका तंत्र का जो डायग्राम होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको आपको ध्यान से देख लेना है और आपको अच्छे से इसको बनाना सीख लेना है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन, ये डायग्राम हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाने के बाद यहाँ आपको नाम अच्छे से लिखने हैं, जो कि ये केंद्रक होता है और इनको बोलते हैं हम लोग ड्रुमिका या इंग्लिश में बोला जाता है डेंड्राइट। और यहाँ पे आपके पास ये कोशिका काय बोला जाता है और ये तंत्रिकाक्षय। तो इन नामों को आप ज़रूर से याद रखें और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में अगर ये न्यूरॉन का डायग्राम आता है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो अथवा का क्वेश्चन है उसको हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि काफ़ी सारी पाई जाती हैं, उनमें से कोई 2 या 3 नाम आपको लिख देने हैं और उन 2-3 जो वहाँ से जो हार्मोन निकलता है उनका क्या काम है ये भी हमें मेंशन करना है, ये भी हमें लिखना है। तो यहाँ पे जो पहली ग्रंथि है वो क्या है, हमारी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है या वृद्धि हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, जैसा कि नाम में ही छिपा है, वृद्धि करना एवं विकास को नियंत्रण करना। दूसरा जो ग्रंथि है हमारी वो है आपकी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, उसको ही कंट्रोल करता है कि जो वृद्धि हार्मोन है वो एकदम से ज़्यादा ना निकले या फिर एकदम से कम ना निकले। मतलब उसका मैनेजमेंट जो करता है उसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। अगला जो है वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय पर नियंत्रण रखता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो आपको याद रखना है। कौन सा हार्मोन है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन जो 12 आपसे पूछा गया है वो है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प का चित्र बनाना है, उसकी अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। तो इसमें जो मेन नाम आपको मेंशन करने हैं, जो बिल्कुल भी नहीं भूलने अगर ये डायग्राम आपके पेपर में आता है तो यहाँ पे जो आप नाम लिखने वाले हो उसमें से स्त्री केसर और पुंकेसर, इनको तो कभी भूलना नहीं है, ये लिख के ही आना है। साथ में ये आपको यहाँ पे वर्तिकाग्र दिख रहे हैं और इसको बोला जाता है वाहिदल। साथ में यहाँ पे ओप्यूल होता है या अंडाशय होता है, जो कि पुष्प के बीचों बीच पाया जाता है। इसी का जो अथवा क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में पूछा गया है। तो अथवा का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मनुष्य में संचरित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। केवल रोगों के नाम हमें लिखने हैं। तो जो रोगों के नाम है उसमें से आपको अच्छे से याद रख लेना है। एक तो होता है आपका सिफालिस और दूसरा होता है आपका गानेरिया। तो यहाँ पे
अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, और मैं आपको बता दूं जो हमारे मॉडल पेपर हैं यहाँ पे हम कम से कम 6 मॉडल पेपर विज्ञान के लगाने वाले हैं। ये पहला चल रहा है जिसके यहाँ पे क्वेश्चन 15 तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो पूछा गया है वो है हमारा, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जब भी कोई एक लेंस होता है, एक डायोप्टर का लेंस हम किसे कहेंगे, एक ऐसा लेंस जिसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी फोकस दूरी होनी चाहिए 1 मीटर, या फिर उसी को बोल सकते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा लेंस जिसकी जो क्षमता होती है वो जिसकी जो फोकस दूरी होती है वो 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है, ऐसे लेंस को हम कहते हैं कौन सा लेंस, एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस। इसी का जो अगला क्वेश्चन है जो कि अथवा में दिया गया है, तो अथवा का जो क्वेश्चन है वो है हमारा अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद कीजिए। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये सारे 2 नंबर के आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो 2 नंबर में अगर अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखने आते हैं तो इन 2 नंबरों में हम केवल 2 अंतर ही लिखेंगे, जिससे कि 1 नंबर का एक अंतर आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें क्या अंतर है, देखिए जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है। कहने का मतलब ये है जो उत्तल दर्पण है इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये बाहर की ओर बनता है। वहीं जो अवतल दर्पण है यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करता है। मतलब उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो बाहर बनता है और जो आपका अवतल दर्पण है इसका जो प्रतिबिंब है वो अंदर की ओर हमें देखने को मिलता है। दूसरा अंतर हमारे पास जो अवतल और उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है व आभासी होता है। यहाँ एक जो होता है इससे जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होता है तथा उल्टा हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका समझाइए। सबसे पहले तो ये समझना है ये प्रकीर्णन शब्द जो आया है ये प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है। तो प्रकीर्णन का अर्थ क्या है, प्रकीर्णन का अर्थ है कि किसी भी चीज़ का फैलना, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का फैलना इसे बोला जाता है प्रकीर्णित होना। अब यहाँ पे पूछा गया है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या भूमिका है। तो टिंडल प्रभाव कहलाता है जब कोई कोलाइडी विलयन जो आपका होता है उस कोलाइडी विलयन में अगर प्रकाश हम डालते हैं या प्रकाश की किरणें भेजी जाती हैं तो कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये प्रकीर्णित हो जाती हैं या फैल जाती हैं। कोलाइडी विलयन का एक गुण है कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जो कि 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर ये जो फैला देता है प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन, तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और यहाँ पे जो है वो आपका है, तो इसीलिए जो टिंडल प्रभाव आपको दर्शाएगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन पे क्या होगा, प्रभावित करता है। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में से किसी प्रकाश पुंज को या प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसे प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइडी विलयन में एक प्रकाश पुंज या मार्ग चमकता हुआ हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और इस परिघटना को बोला जाता है टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। साधारण प्रकाश में यह प्रभाव अदृश्य हो जाता है। तो इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो कि टिंडल प्रभाव दर्शाने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं,
हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं कैसी? किसी भी वस्तु पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो श्वेत प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है परावर्तित होके, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं और आँखों में हमारे प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि आपका स्वच्छ जो आकाश होता है उसका रंग नीला हमारे लिए क्यों दिखाई पड़ता है? तो अगर स्वच्छ आकाश है हमें नीला दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नीले रंग का जो परावर्तन है वो अधिक हो रहा होगा। इसी कारण से क्या है, हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। तो आइए और इसे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायु से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कणों के द्वारा कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्ण जैसे कि नीला वर्ण, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता क्या होती है, कम होती है, को क्या करता है, यह प्रकीर्णन कर देता है या प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित मतलब फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कैसी थी, कम थी। तो अब प्रकीर्णित हुआ नीला रंग हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, जिसके कारण जो आसमान है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि जूल का तापन नियम लिखिए। जूल का तापन नियम लिखिए। जूल के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने की जो दर होती है वो उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवेश करते हैं या विद्युत धारा को किसी चालक से गुजारा जाता है, तो जब विद्युत धारा गुजरेगी तो वहाँ पे एक ऊष्मा बनेगी। उसी ऊष्मा का जो प्रभाव होता है या उस ऊष्मा की जो दर होती है उसका जो एक संबंध होता है, ये जूल का तापन नियम है। तो उसमें क्या संबंध होता है, यहाँ पे आपका ये जो R लिखा हुआ है यहाँ पे H कर लेना है आपको, क्योंकि ये ऊष्मा की बात की जा रही है। तो H समानुपाती होता है, ऊष्मा समानुपाती होती है किसके, जो आपकी विद्युत धारा बह रही है उस चालक में, मतलब I को बोला जाता है विद्युत धारा, तो I के वर्ग के समानुपाती होती है। साथ में वहाँ पे जो प्रतिरोध होगा उसके गुणनफल के बराबर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की व्याख्या करना है हमें कि विद्युत धारा जो है वो ऊष्मा का प्रभाव कैसे दिखाती है। यदि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो नियत रहता है, मतलब कोई चालक है और उसमें प्रतिरोध फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा, लगभग वही है कि जो ऊष्मा है उत्पन्न वो किसके समानुपाती है, उसकी धारा के वर्ग के समानुपाती है। और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस मतलब कि R मतलब प्रतिरोध और टाइम मतलब कि T जिसे हम बोलते हैं समय, ये कैसा होता है, ये फिक्स होता है। दूसरा है, यदि किसी चालक में बहती विद्युत धारा का मान नियत हो तो किसी निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो ये थे हमारे आज के जो कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, जिसमें जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं वो सभी एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।